तो अब हम आते हैं अपना पहला टॉपिक इंडेक्स नंबर पे। इंडेक्स नंबर क्या है एक्चुअल में? इट इज अ रेशियो। इंडेक्स नंबर इज अ रेशियो ऑफ 2 और मोर टाइम पीरियड। भाई आपको नंबर जो चाहिए वो किसी पर्टिकुलर टाइम का चाहिए, जैसे 1999 और 2020, तो दो ये टाइम पीरियड में क्या वैल्यू रही होगी, उस वैल्यू का जो रेशियो आएगा हमारा, ठीक है, जो नंबर हमें मिलेंगे उस नंबर का जो रेशियो मिलेगा। अब जरूरी नहीं कि दो ही टाइम पीरियड हो, दो से ज्यादा टाइम पीरियड भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इन दो से ज्यादा टाइम पीरियड या दो में से किसी एक को हम मानेंगे बेस, ठीक है, कि इसके आधार पे, इसके बेस पे हम बता रहे हैं आज के टाइम में। क्योंकि जैसे लिखा है कि आज जीडीपी 28.9% हमारी डाउन हो गई, ऐसा कुछ लिखा था, या 27% माइनस में चली गई, तो 27% किससे, कहां से कंपेयर कर रहे हैं आप 27%? भाई लास्ट ईयर से, 2 साल पहले से, 3 साल पहले से, तो एक बेस ईयर आपको चाहिए, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर भी रेशियो होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा टाइम पीरियड होते हैं और जिसमें एक टाइम पीरियड आपका बेस होगा, ठीक है। और वही हमारा स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन होता है एक्चुअली, कि यहां से हम कंपेयर कर रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग, ठीक। तो अब दो या दो से ज्यादा अगर अपन एक इंडेक्स नंबर की अपन लिस्ट बना लें, बहुत सारे इंडेक्स नंबर बना लें, लिस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर, तो वो एक सीरीज बन जाएगी जिसे हम कहेंगे इंडेक्स टाइम सीरीज, ठीक है। और लेकिन सभी इंडेक्स नंबर का जो बेस ईयर होगा वो तो सेम होगा। भाई मैंने 1999 से मैं कंपेयर कर रहा हूँ 2000 को, फिर मैं कंपेयर कर रहा हूँ 2001 से, मतलब इसी को, इन दोनों को कंपेयर किया, फिर 2002 से मैंने कंपेयर किया, तो मेरे पास 3 इंडेक्स नंबर बन जाएंगे, लेकिन सबका बेस कॉमन होगा। तो ये जो आपका 3 नंबर्स बनेंगे, एक सीरीज बनाएंगे जो कि इंडेक्स नंबर के बेस पे होगी, और टाइम पीरियड तो रहता ही उसमें, इसलिए हम उसे कहेंगे इंडेक्स टाइम सीरीज, ठीक है। बाकी इसकी और ब्रॉडली हम इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सिंपल एंड कंपोजिट, ठीक है। दो वेरिएबल है, दो से ज्यादा वेरिएबल होंगे तो कंपोजिट है, और केवल 1 वेरिएबल होगा तो सिंपल इंडेक्स नंबर कहलाता है। लेकिन ज्यादातर हमारे जो इंडेक्स नंबर है वो कंपोजिट होते हैं, ठीक है। बाकी रीडिंग करना है। अब इश्यूज की बात करें, क्या क्या इश्यू इन्वॉल्व होते हैं, मतलब क्या क्या फैक्टर्स या क्या क्या क्राइटेरिया, हमें इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है या इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या नजर आती है हम जब इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहला हमें प्रॉब्लम आती है सिलेक्शन ऑफ डाटा, कि हमें डाटा कैसे सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो भी नंबर होगा वो उस पर रिलेटेड कुछ ना कुछ डाटा होगा ना वो, तो ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि डाटा है वो हम सिलेक्ट कैसे कर रहे हैं। तो इंडेक्स नंबर जो है जनरली हम सैंपल ही लेते हैं। भाई ऐसा तो नहीं कि हमें 2 करोड़ लोगों के बारे में इंडेक्स नंबर निकालना, तो 2 करोड़ लोगों का पूरा इंडेक्स, पूरा एक मतलब डेटा कलेक्ट करेंगे, उसमें एक सैंपल ले लेंगे हम 10,000 लोगों का, या 200 लोगों का सैंपल ले लेंगे, जो कि पूरे 2 करोड़ लोगों को प्रिडिक्ट करेगा कि क्या होने वाला है ये, ठीक है। और हम ये इंश्योर करेंगे कि ये रिप्रेजेंटेटिव हो, वो रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। तो ये जनरली जो इंडेक्स नंबर है वो सैंपल से ही हम कंस्ट्रक्ट करते हैं जितने भी इंडेक्स नंबर है, ठीक है। और दूसरा चीज, ठीक है, और दूसरी बात, जैसे हम एक और, जैसे हमने कमोडिटी जो हमने सिलेक्ट की है, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि भाई जिसका भाई यूसेज ज्यादा लोग करते हो उसको हम कमोडिटी में मतलब सिलेक्ट करते हैं, तो ठीक है। जिसका यूज कम होता है उसको आप सिलेक्ट कर लोगे तो उसका इम्पैक्ट भी कम होगा, वो जो नंबर में उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा वो कम दिखाई देगा। तो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, कि जैसे आप ज्यादा जो यूज हो रहा है, जैसे कि राइस, जैसे मुझे पता करना है कि खाने की प्राइस, जो फूड प्राइस है वो बढ़ रही है, कम हो रही है, तो फूड के लिए मैं क्या करूंगा भाई, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्या आएगा भाई, राइस आएगा, व्हीट आएगा, मैं इनके बारे में बात करूँ, पल्सेस के बारे में बात करूंगा, ये ज्यादा यूज होते हैं। और जिनका यूज कम होता है हम उनको तो उनको रख देंगे, तो उसका इम्पैक्ट उतना हमें शो नहीं होगा, ठीक है। सेकंड नंबर है कि किसे बेस माने, आप किससे कंपेयर कर रहे हो। अब आप मान लो कि आज की प्राइस को आप है ना 1960 से कंपेयर कर लो, आजादी के टाइम से कर लो, तो कोई मतलब नहीं है। उस समय का जो खर्चा था, उस समय जो क्या कहते हैं इनकम थी, उस समय जो प्राइसेस थी वो बहुत कम थी, और अगर उससे हम आज कंपेयर कर लेंगे तो हम कहेंगे भैया बहुत ज्यादा महंगाई हो गई। और अगर पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा लास्ट ईयर से इस साल कितना महंगा रहा है, कम रहा। और अगर 10 साल पुरानी चीज से कंपेयर करेंगे तो आपको 10 साल से पता चलेगा।
तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि बेस पीरियड क्या आप लेने वाले, रेफरेंस किससे लेने वाले हैं। थर्ड नंबर, फिर आप जो भी कमोडिटी ले रहे हैं उसका कुछ ना कुछ वेट तो होगा, ठीक है। अब उसका वेट का सिलेक्शन कैसे करना है, जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में शुगर और दालों को एक जैसा वेटेज नहीं दे सकते भाई, दालें और शुगर दोनों अलग चीज हो गई, लेकिन दोनों का यूसेज अलग हो गया, तो दोनों का सेम वेटेज भी नहीं दे सकते। अब तो आप कैसे उनका वेटेज आप डिसाइड करेंगे, भाई सिलेक्शन क्या रहेगा। फिर उसके बाद अब आपको सारी वैल्यू जो दी गई है उनका एक्चुअल में उनका एवरेज यूज करना पड़ेगा। तो पूरे डेटा का आप सेंट्रल वैल्यू निकालेंगे तो एवरेज का यूज करना पड़ेगा। अब आप कौन से टाइप का एवरेज ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मोस्टली हम अरिथमेटिक मीन का यूज करते हैं उसकी सिंप्लिसिटी में, ठीक है। लेकिन जब रिलेटिव एवरेज की बात होती है तो हम ज्योमेट्रिक मीन का यूज कर लेते हैं। तो ये देखना इंपॉर्टेंट होता है कि हम कौन से टाइप का एवरेज यूज कर रहे हैं। इसके बाद फिर वेरिएबल की बात आती है कि ठीक है अब आपने वेरिएबल डिसाइड करना है, तो वेरिएबल जो अभी आप इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वो प्राइस पे कर रहे हैं, क्वांटिटी पे कर रहे हैं, वैल्यू पे कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने उसकी यूनिट डिसाइड करनी होती है। तो अब आप जो वेरिएबल ले रहे हैं तो वो वेरी जो कर रहा है वो किस पे कर रहा है, भाई आपको होलसेल प्राइस लेनी है कि रिटेल वाली प्राइस लेनी है, ठीक है। तो जो वेरिएबल आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप लेना है। आप किसी सर्टेन टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं या एंड ऑफ पीरियड की बात कर रहे हैं, तो किसके हिसाब से आप जो वेरिएबल आपका जो वेरी कर रही है वैल्यू वो कौन सी आप डिसाइड करने वाले हैं। इसके बाद फिर आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तब लास्ट में जाके आप फॉर्मूला डिसाइड करते हो कि ये फॉर्मूला मेरा यूज होगा या इस फॉर्मूले को मैं यूज करूंगा। तो फॉर्मूला जो है वो हमारा कितने टेस्ट को फॉलो करता है, बेस्ट है या नहीं है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम भी फॉर्मूला देखेंगे। फिर हम जो जो हमारे पास डेटा आया है वो उस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा, उस फॉर्मूले को सॉल्व करने लायक है, उस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते ये भी देखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन कि अब कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, ठीक है। सबसे सिंपल सा चीज कि इसे कंस्ट्रक्शन करना कैसे है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में सिंपल सी बात है कि आपके कुछ नोटेशंस रहेंगे वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने P फॉर प्राइस, Q फॉर क्वांटिटी, V फॉर वैल्यू, तीन चीजें, ठीक है। प्राइस आपको n थिंग्स का चाहिए तो आप n लिखेंगे ऐसा, n ईयर का, और अगर जो जीरो लिखता है वो बेस होता है, जीरो होता है आपका बेस, बेस ईयर का प्राइस हो जाएगा ये, n ईयर का प्राइस हो जाएगा Pn, Qn हो जाएगा आपका n ईयर का क्वांटिटी। तो आपके पास ये सबस्क्रिप्ट में वैल्यू लिखी होगी, जीरो लिखी है तो बेस के लिए यूज हुआ है, ठीक है। अब रिलेटिव्स की बात करें तो प्राइस रिलेटिव मतलब रेशियो हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे प्राइस रिलेटिव मतलब कि जो अभी करंट वाला ईयर है उसको डिवाइड करेंगे बेस वाले ईयर के प्राइस से, करंट ईयर का प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस, तो जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी प्राइस रिलेटिव, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर क्वांटिटी रिलेटिव निकालना है तो क्वांटिटी डिवाइड कर लीजिए, और वैल्यू रिलेटिव निकालना है तो वैल्यू डिवाइड कर लीजिए, वीएन वैल्यू एन डिवाइडेड बाय वैल्यू करंट। और जब आप इनका वैल्यू की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू मैंने बताया था प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो एन वाली अब आपकी जो वैल्यू आएगी पी एन इंटू क्यू एन और डिवाइडेड बाय पी नॉट इंटू क्यू नॉट, ये आपका हो जाएगा वैल्यू रिलेटिव, ठीक है। इसके बाद अगर आप लिंक रिलेटिव निकाल रहे हैं तो लगातार जैसे आपका बेस ईयर है, उसके बाद आपका फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, देन फोर्थ ईयर है मान लीजिए, तो इसकी मुझे लिंक बनानी है तो मैं फर्स्ट को पहले डिवाइड करूंगा बेस से, ठीक है। फिर मैं सेकंड डिवाइड करूंगा फर्स्ट से, देन थर्ड डिवाइड हो जाएगा आपका सेकंड से, ठीक है। देन फोर्थ डिवाइड हो जाएगा थर्ड से। तो ये जो है आपकी लिंक बन रही है, ठीक है। तो लिंकिंग होती है, एक लगातार चल रहा है तो इसको हम कहते हैं लिंक रिलेटिव, ठीक है। लेकिन अगर लिंक में नहीं आपको फिक्स बेस पीरियड बोला है तो बेस आपका फिक्स है पी नॉट, बाकी सबका कंपैरिजन आपका पी नॉट से ही होगा। तो ये आपको याद रखना है नाम कि किसका क्या मतलब है, रिलेटिव की चेन बनानी है फिक्स बेस पीरियड पे या लिंक रिलेटिव बनाना है। तो लिंक बनाना है तो नेक्स्ट 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 करते जाएंगे, और जब फिक्स बेस पीरियड से आपको रिलेटिव बनाना है तो डिवाइड बाय हमेशा पी नॉट होगा। अब मेथड्स की बात करें तो दो टाइप के मेथड है आपके, एक तो सिंपल है, दूसरा वेटेड है। सिंपल और वेटेड भी दो टाइप में डिवाइडेड है, एग्रीगेट एंड रिलेटिव, ठीक है।
अब एग्रीगेट कैसा बनाते हैं, रिलेटिव कैसे बताते हैं, मैं दोनों चीज समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सिंपल। सिंपल में भी एग्रीगेट, तो सिंपल मतलब एग्रीगेट, आप सिंपल प्राइस का टोटल करेंगे। सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स की बात करें तो आप बेस वाला प्राइस टोटल कर लीजिए, करंट वाला प्राइस टोटल कर लीजिए और इनटू 100 कर दीजिए डिवाइड करने के बाद, तो जो वैल्यू आएगी वो एक नंबर होगा और दिस नंबर इज कॉल्ड सिंपल एग्रीगेट। इसमें प्राइस पर कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया, ये देख सकते हो, कमोडिटी आपको दी गई चीज, एग एंड पोटैटो। जरा इसको ध्यान दो, इसका मैं 2 मिनट पॉज कर रहा हूँ। तो चीज, एग एंड पोटैटो, ये आपको 1998, 1999 और 2003 ईयर्स में आपको प्राइस दी गई है, प्राइस है, ठीक है। अब आपको एग्रीगेट निकालना है, तो पहले तो तीनों का टोटल कर लीजिए, प्राइस का टोटल, ये आपका प्राइस का टोटल हो जाएगा, 1999 की प्राइस का भी टोटल हो जाएगा और 2000 प्राइस का भी टोटल हो जाएगा। अब आपको बेस क्या लेना है वो आप डिसाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे 98 से कंपेयर करना है, तो ये मेरा बेस ईयर है, ठीक है। ये मेरा एन वाला ईयर हो जाएगा, चाहे फर्स्ट ले लो चाहे सेकंड ले लो, ये मेरा एन ईयर हो गया मान लीजिए, है ना। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, सम ऑफ प्राइस 1999, ऐसा भी लिख सकते हैं, सम ऑफ प्राइस 2000 भी लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, बस प्राइस का डिवाइड करना है और इनटू 100 कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी ये बता रहा है कि भाई आपके पास जो 98 में जो वैल्यू थी वो हमारी 100% थी, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। अब नए साल में 123 आ गया, इसका मतलब प्राइस जो है 23% बढ़ गई है, 23% का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। और ये वाला जो सेकंड वाला है 2000, इसका भी कंपैरिजन 1998 से करेंगे, तो आपके पास प्राइस जो है 123 आने का मतलब है 100 से 123 मतलब प्लस 23% का इंक्रीमेंट हुआ है। यानी कि ये दिख रहा है कि ये जो चीज है, एग है, पोटैटो है, सभी की कॉस्ट बढ़ी है 23% एवरेज, परसेंटेज में देखा जाए तो 23% इनमें इंक्रीमेंट हो गया है ऑन एन एवरेज। अब सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव, अभी सिंपल का हमने देखो, सिंपल में 2 टाइप है आपके, एग्रीगेट और रिलेटिव। अभी हमने एग्रीगेट पढ़ लिया, अब हम रिलेटिव देखते हैं। तो रिलेटिव में क्या देखेंगे कि थोड़ा ध्यान दो जरा, एग्रीगेट आपके पास है टोटल कितना, टोटल कितना 398 का, ठीक है। 99 का कमोडिटी का आपको एग्रीगेट दिया, मतलब ये दिया हुआ है, बी प्राइस का भी दिया हुआ है, सी प्राइस का भी दिया हुआ है, इनका भी टोटल कर लिया है। तो अब आप जरा जरा इसका रिलेटिव निकाल लो। ये रिलेटिव मतलब कि आपने ये जो वैल्यूज है ना सारी, ये प्राइस नहीं है, ये पहले से ही आपके पास इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, इसको कंपेयर आपने किया तो दूसरा इंडेक्स नंबर मिला है, तो इसको फिर आपने सेकंड कंपैरिजन किया तो आपके पास इंडेक्स नंबर मिला है, ठीक है। तो ये आपके सारे इंडेक्स नंबर है और इंडेक्स नंबर से हमने फिर उनको आपस में कंपेयर किया है, मतलब कमोडिटी ए का इंडेक्स नंबर अलग निकाला है, कमोडिटी बी का इंडेक्स नंबर अलग से कैलकुलेट किया, कमोडिटी सी का अलग किया है। अभी हम सभी का टोटल कर रहे थे, अब सभी का टोटल ना करके हमने ए बी सी का टोटल अलग अलग किया है और फिर इंडेक्स नंबर के टोटल जो एग्रीगेट है उससे नया इंडेक्स नंबर बना दिया है, ठीक है। अब उससे जब आप इंडेक्स नंबर बनाएंगे तो आप देख रहे हैं कि टोटल क्या था 300 से ये बढ़ गया और फिर देखेंगे कम हो गया, तो ऑब्वियस बात है कि 100% में ये इंक्रीमेंट हुआ है और फिर से देखेंगे तो ये बढ़ा तो 118 है, पहले साल जो 127.7% रहा है, यानी कि ये 27% का इंक्रीमेंट हुआ है, सेकेंड में 18% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये जो है रिलेटिव जो है वो इंडेक्स नंबर को ही आपस में कंपेयर किया गया है, पहले वाले में प्राइस से निकाला था, सेकेंड वाले में हमने इंडेक्स नंबर अलग अलग कैलकुलेट किए, ए का इंडेक्स अलग, बी का इंडेक्स अलग और सी का इंडेक्स अलग से कैलकुलेट किया है, ठीक है। वो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर मैं 12 को 100 मान लेता हूँ तो 15 मेरा क्या हो जाएगा, 12 तो 100% और 15 से कंपेयर करूँ तो क्या आएगा 15 डिवाइडेड बाय 12 और इंटू 100 कितना होता है जरा देखना, 125, यानी कि ये 100 रुपीज का था तो 125 का हो गया था, मतलब 25% का इंक्रीमेंट हो गया।
अब ऐसे नेक्स्ट वाला है, इसको भी कर सकते हो 15.60 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100। तो ये आपका चीज का अलग से इंडेक्स नंबर निकला है, केवल चीज का। ऐसे एग का अलग से इंडेक्स नंबर आ जाएगा, पोटैटो का अलग आ जाएगा। तो जो बेस ईयर उसको हम 100 मानेंगे, बाकी जो नंबर आएंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे जो वैल्यूज आएगी ना, इससे हम कंपेयर करेंगे तो रिलेटिव निकलता है, सिंपल। अच्छा, वेटेड की बात करें तो वेट क्लियर दिख रहा है कि वेटेड में आपके पास मल्टीप्लाई में क्वांटिटी आ जाएगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। और वेटेड इंडेक्स में बहुत लोगों ने काम किया है, और बहुत सारी आपको ये याद रखने नाम से, जैसे पहले लेस्पायरी ने दिया था, इन्होंने क्या किया था कि भाई पीएन का टोटल मल्टीप्लाई बाय क्यूएन और डिवाइडेड बाय पीएन पी नॉट इंटू क्यू नॉट। तो यहाँ पे आपकी जो क्वांटिटी थी वो बेस वाली थी, और प्राइस आपकी अलग अलग थी। प्राइस आपकी ये करंट ईयर की हो गई, और ये वाली जो प्राइस है ये बेस की हो गई। तो क्वांटिटी आपका बेस ईयर का मल्टीप्लाई करके आप जो वैल्यू निकालेंगे तो वो लेस्पायरे का इंडेक्स नंबर कहलाएगा। अच्छा, फिर दूसरे मैथमेटिशियन है, उन्होंने साशे ने क्या किया कि क्वांटिटी जो है उन्होंने चेंज कर दी। सेम वही चीज है, बस क्वांटिटी उन्होंने चेंज कर दी। क्वांटिटी उन्होंने क्या किया, करंट वाली कर दी है। तो इससे जो नया इंडेक्स बना वो साशे का हो गया। अच्छा, इसके अलावा फिर एक और आते हैं मार्शल एड्जवर्थ। उन्होंने क्या किया, एक काम करो, दोनों का टोटल कर लो, पुराने वाले का भी और नए वाले का भी, टोटल क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और फिर आप डिवाइड करेंगे, तब जो इंडेक्स नंबर बनेगा वो मार्शल एड्जवर्थ ने दे दिया। ठीक है, इसके बाद एक चौथा इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिशर। ये आए, इन्होंने क्या किया भाई, ये वाली क्वांटिटी किसकी है, लेस्पायरे की। ये वाली क्वांटिटी किसकी है, साशे की। इन्होंने क्या किया, दोनों का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लिया और इनटू 100 किया, तो जो वैल्यू बनी वो किसकी बनी, फिशर की। ठीक है, यानी कि इनटू 100 तो रूट से बाहर है ना। तो अगर मैं देखूं, लेस्पायरे ने जो दिया है वो है सम ऑफ पी एन इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय सम ऑफ पी नॉट इंटू क्यू नॉट इंटू 100। साशे ने जो दिया है वो है पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय सम ऑफ पी नॉट क्यू एन इंटू 100। अच्छा, मैं एल और पी दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ठीक है, तो जो आंसर आएगा, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, 100 इंटू 100। और इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल लूंगा तो फाइनली आपको, अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको यही वैल्यू मिल जाएगी वापस, फिशर। तो फिशर का जो इंडेक्स है वो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, यानी कि फिशर का जो इंडेक्स है वो ज्योमेट्रिक मीन है लेस्पायरे और साशे का। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो वो लिखा भी है। ये तो हो गया सिंपल। अब रिलेटिव में बात करें तो रिलेटिव में आपके पास फॉर्मूला जो बनेगा कि पहले आप रिलेटिव निकाल लीजिए। ठीक है, ये डायरेक्ट आप ये वैल्यू लिखते हैं, एक ही बात है। इसको क्वेश्चन से समझते हैं। देखो, रिलेटिव्स का आपको प्राइस रिलेटिव निकालना है। ये कमोडिटी आपकी है, बटर, मिल्क, एग, फ्रूट, वेजिटेबल। इनकी क्वांटिटी आपको गिवन है ऑलरेडी, तो क्यू का वैल्यू गिवन है। अब 98 की प्राइस रिलेटिव, 99 का प्राइस रिलेटिव, 2000 का प्राइस रिलेटिव, 98 का प्राइस रिलेटिव। तो रिलेटिव कैसे, पहले से आपको बटर की वैल्यू दी जाएगी 98 से, और एक 99 की वैल्यू दी जाएगी, दोनों को आप डिवाइड करेंगे, है ना भाई। आप किसी और से कंपेयर कर रहे होंगे हम, तो इन्होंने ये वैल्यू दी है आपको। ठीक है, तो आप डिवाइड करेंगे तो आपके जो नंबर आएंगे वो इंडेक्स नंबर होते हैं। ठीक है, अब इन इंडेक्स नंबर में दूसरा बात, पी नॉट इंटू क्यू नॉट। अभी प्राइस उसमें गिवन नहीं है, पूरी प्राइस अभी समझने के लिए, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है अभी, है ना। तो पी नॉट इंटू क्यू नॉट का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू तो आपको गिवन ही है, प्राइस आपको दी जाएगी, प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तब ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी प्राइस, जो आपकी प्राइस है एक्चुअल में देखा जाए तो उन्होंने क्या किया कि प्राइस को यही प्राइस मान लिया। ये हमारी प्राइस रिलेटिव है ना, ये जो प्राइस रिलेटिव है, 3 प्राइस रिलेटिव्स हैं जो कि रेशियो है ऑलरेडी।
और रेशियो आएगा तो ऑब्वियस बात है कि आपका नंबर जो आएगा वो 100 आउट ऑफ 100 ही मानेंगे। 100 जिसको मानेंगे वो बेस है, मतलब 98 से कंपेयर कर रहे हैं, तो 98 से 99 में प्राइस बढ़ रहा है, फिर प्राइस बढ़ रहा है, वो एक अलग बात है। देखिए मेरे पास रेशियो मेरे पास है पहले से, अब मैं क्या करूंगा क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर दूंगा ये, तो मेरे पास क्या रहेगी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को वैल्यू मिलती जाएगी, सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और थर्ड से करेंगे तो थर्ड वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो ऐसे आपको प्राइसेस मिल जाएगी और प्राइसेस का आप टोटल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है P इंटू क्यू ये आपका होता है वैल्यू। ठीक है, तो आपने वैल्यू तीनों निकाली, वैल्यू तीनों टोटल की, लेकिन ये जो वैल्यू आई ये आपकी किससे आई है, रिलेटिव से आई है, तो ये वैल्यू आपकी रिलेटिव कहलाएगी। ठीक है, और इससे आपका जो इंडेक्स नंबर बनेगा वो प्राइस रिलेटिव कहेगा। तो प्राइस रिलेटिव आप किससे कंपेयर कर रहे हैं, 98 से, 98 से आप कंपेयर कर रहे हैं, तो 99 और 2000 दोनों का जो इंडेक्स आएगा रिलेटिव, बस आपको डिवाइड करना है 99 को किससे, 98 से, और 2000 को भी डिवाइड करना है 98 से, इंटू 100 करेंगे तो आपके पास प्राइस रिलेटिव आ जाएगी टोटल। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे से सुनाऊंगा पहले, अभी तो सिंपल सा था ये, एग्जाम्पल वैसे इन्होंने लिख रखा था। अभी हम दूसरा मेन क्वेश्चन लेते हैं। चेन इंडेक्स का फॉर्मूला याद कर लेना कि लिंक रिलेटिव मल्टीप्लाई बाय चेंज ऑफ प्रीवियस ईयर। तो चेन आप कैसे बनाते हो, चेन आप समझ लो, चेन बनाते हैं आप लिंक से। तो पहले तो 91 की प्राइस, 92 की प्राइस, सभी की प्राइसेस गिवन है ये सारी। ठीक है, पहली वाली जिसको आप कंपेयर कर रहे हो, जिससे आप स्टार्ट कर रहे हो, उसको आप मानेंगे 100। फिर आप 92 को आप कंपेयर कर रहे हैं 91 से। ठीक है, तो लिंक बनाते जाएंगे, तो 60 का डिवाइड 50 से इंटू 100, तो आपको पहली वैल्यू आ गई। फिर आप 93 को कंपेयर 92 से करेंगे, तो ऐसे आपके पास ये चेन बनती जाएगी, और ये चेन का वैल्यू आपका 65, 62, 70, ये जो वैल्यू आपके पास ये कहलाएगी लिंक रिलेटिव। ठीक है, अब ये लिंक में आप चेन बनाओगे, दोबारा से चेन बना लो 120 अपॉन 100 इंटू 100। ठीक है, 103.3 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 1। ठीक है, फिर से आप लिंक बना लीजिए, डिवाइड बाई 100 कर लीजिए, फिर से आप लिंक बना लीजिए। तो जो आप लिंक बनाएंगे तो आपकी चेन इंडेक्स बन जाएगी। और लिंक आपकी कैसे बनेगी, फॉर्मूला ये रहा, ये चेन इंडेक्स का लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर। तो करंट ईयर आपका ये हो गया जिसका आप कंपेयर कर रहे हैं, ये हो गया करंट ईयर। ठीक है, इनटू चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस, तो प्रीवियस ईयर की वैल्यू 100, तो इनटू 100, और डिवाइड बाय 100 तो हमेशा ही रहेगा वो। तो एक चेन आप इस टाइप की बना लेंगे तो ये चेन इंडेक्स कराएगा। करना क्या है, सबसे पहले लिंक बनाइए, लिंक से वैल्यू आती जाएगी 65 का कंपैरिजन पिछले वाले से, 70 का कंपैरिजन पिछले वाले से, 78 का कंपैरिजन पिछले वाले से, तो ये आपके पास लिंक आ जाएगा। इस लिंक का चेन बनाना है तो 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100, तो 103.3 इंटू 120, ये वैल्यू लिखाई है, डिवाइडेड बाय 100, ये वैल्यू भी आएगा सेम, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100। तो ऐसा करने पर आपके पास जो वैल्यू आ रहा है फाइनली ये चेन इंडेक्स कहलाएगा। सेम क्वांटिटी में फॉर्मूला है, क्वांटिटी में भी वही फॉर्मूले सेम टाइप से, बस आप टोटल किसका करना है वो समझ लो। ठीक है, वैल्यू इंडेक्स की बात करें तो प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल टू वैल्यू होता है, ये आपको मालूम है। यूजफुलनेस की बात करें तो यूजफुलनेस क्या है इनकी, जैसे हमें कोई रिसर्च करना है या कोई डिसीजन पे आना है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट को अपने जीडीपी देख के पता चलता है हमें कि यार देश बहुत नीचे जा रहा है, या हमें पता चलता है कि भाई लोगों का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या रह गया, कितना खर्चा लोगों को करना पड़ रहा है। या फिर कमोडिटी की जो होलसेल की प्राइस है वो क्या चल रही है, उसमें इंडेक्स नंबर क्या चल रहा है, मतलब बढ़ रहा है कम हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है कम हो रही है, तो उसके हिसाब से फिर क्या गवर्नमेंट अपने पॉलिसी बनाएगी। ठीक है, ऐसी कंपनीज क्या करती हैं, अपना सेल देखती हैं, प्रॉफिट देखती हैं, उसके हिसाब से फिर अपना वो डिसाइड करती है कि हमारा पॉलिसी क्या होना चाहिए, हम कैसे डिसाइड करें। तो वो जो डिसीजन लिए जाते हैं वो नंबर के बेस पे लिए जाते हैं। इंडेक्स नंबर वो हमें बताता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो है गाइड करता है टू मेक डिसीजंस। इसके अलावा इरेगुलर फोर्सेस या हमें ट्रेंड जो है टेंडेंसी को बताता है, जैसे भी पैंडेमिक है तो पैंडेमिक में टेंडेंसी पता चल रही है कि डाउनवर्ड जा रहा है सब कुछ,
सब कुछ डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये ट्रेंड है। ठीक है, कंक्लूजन बता सकते हैं भाई कोई एक साइक्लिक फोर्स है कि इरेगुलर फोर्स है, तो अभी नेचुरल है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड चल रहा है, सीजनल चलेगा कि साइक्लिकल चलेगा, तो किस टाइप का ये हमें नंबर, इसकी फोरकास्टिंग कर सकते हैं फ्यूचर की, इसकी हेल्प से कि भविष्य में क्या चलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा डिफ्लेशन, डिफ्लेटिंग के में यूज होता है, मतलब हम ओरिजिनल डाटा जो होता है हमें उसको एडजस्ट कर लेते हैं, ताकि हम प्राइस चेंज के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लेते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं कि वो बाकी सभी को रिप्रेजेंट करे, बाकी सभी को रियल वैल्यूज के साथ उनको कंपेयर कर पाए उसे। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स तो आपने पढ़ा ही है 11th स्टैंडर्ड में कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की वैल्यू निकालने के लिए, मतलब किसी पर्टिकुलर पीरियड में कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी हो रही है उसको कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सही है भाई इससे सब कुछ काम बन जाएगा, इसके भी कुछ लिमिटेशन है। पहली बात तो इसको बहुत डेलिब्रेट सैंपल्स लेने पड़ते हैं हमें, मतलब कि ऐसा कोई गलत सैंपल ले लिया तो गलत वैल्यू आ जाएगी और वो एरर हो जाएंगे, और उस एरर से आपके जो डिसीजन होंगे वो भी गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब इंडेक्स नंबर कुछ सिलेक्टेड आइटम पे लिए जाते हैं, तो सीधी सी बात है ये ब्रॉड ट्रेंड को नहीं बताता है, रियल पिक्चर नहीं बताता है। अब सरकार कह रही है कि महंगाई नीचे जा रही है, लेकिन हकीकत में हमें पता चल रहा है कि महंगाई हमें दिख रही है, तो ब्रॉड ट्रेंड में नहीं बात करता है, ये कुछ सिलेक्टेड आइटम्स की बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे मेथड हैं जिनसे हमें कंस्ट्रक्ट करने को इंडेक्स नंबर मिलता है, और सभी के रिजल्ट अलग अलग हैं, और सबके रिजल्ट अलग अलग हैं, तो भाई तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगी हम किसकी बात माने। तो डिफ्लेटिंग कैसे करते हैं वो समझ लेंगे। डिफ्लेटिंग के लिए क्या करते हैं अपन, जो पॉइंट है ना डिफ्लेटिंग करना, तो डिफ्लेटिंग के लिए आपको ये याद करना पड़ता है कि करंट वैल्यू को प्राइस इंडेक्स से डिवाइड कर देते हैं तो आपकी डिफ्लेट हो जाती है वैल्यू। जैसे ईयर 1970 है, उस साल इंडेक्स ये था 113.1। ठीक है, तो जो आपकी प्राइसेस आएंगी करंट वाली वो मल्टीप्लाई करके आ जाएगी 7499, जबकि एक्चुअल वाली रियल प्राइस वो है वो कितनी है 6630, और वो उसको डिफ्लेटेड वैल्यू कहलाएगी आपकी रियल वाली। और डिफ्लेटेड वैल्यू निकालने के लिए आपको करंट वैल्यू जो आपकी आई है उसको डिवाइड कर देंगे प्राइस इंडेक्स से। ठीक है, तो जैसे आप डिवाइड करेंगे आपको वैल्यू मिल जाएगी, या फिर करंट वैल्यू को आप डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस बेस प्राइस से और डिवाइड करेंगे करंट प्राइस से, तब आपके पास डिफ्लेटेड वैल्यू मिल जाती है। अच्छा, शिफ्टिंग करना और सीख लो, उसके बाद फिर हम थ्योरी एंड कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं, फिर सवाल पे आएंगे पहले तो शिफ्टिंग करने का मतलब ये है कि अब आप इसको जैसे कि अभी मैं जो है 100 मेरा कहाँ पर है 1980 पे, तो मेरा ये जो सारी वैल्यू है सारी की सारी कंपेयर किससे की गई है 1980 से कंपेयर्ड है सारी की सारी, लेकिन मुझे इसको शिफ्ट करना है 1990 पे, तो 1990 पे जब मैं कंपेयर करूँ शिफ्ट करूंगा तो मेरी ये वैल्यू जाएगी 100। ठीक है, इसको मुझे करना पड़ेगा 100, और जब मैं शिफ्ट करूंगा तो शिफ्टिंग के लिए मुझे फॉर्मूला लगेगा कि ओरिजिनल क्या है वो देखा जाएगा, एक्चुअल में क्या था, और किस प्राइस ईयर पे आप शिफ्ट करना चाह रहे हो वो देखोगे और इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो जैसे 1990 पे मुझे शिफ्ट करना है, ठीक है, तो 1990 पे मुझे शिफ्ट करना है, तो 1990 तो मेरा हो जाएगा 100 पहली बात तो। ठीक, अब मैं कंपेयर करूं इसको 1981 को, तो पहले आपका ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स क्या दिख रहा है 81 पे, 81 पे ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स कितना दिख रहा है 81 पे 104, और 1990 पे कितना दिख रहा है 140। 1980 से स्टार्ट है सर। 1981 पे आप देखो 1981 का अभी ये सारा बेस क्या चल रहा है 1980 बेस चल रहा है ना, और मुझे बेस शिफ्ट किस पे करना है 1990 1990 पे करना है, तो मैं क्या करूंगा 1990 से कंपेयर कर दूंगा सबको, कंपेयर किसको करूंगा सभी को, जैसे 104 को मैं कंपेयर किससे करूंगा 1990 के वैल्यू से, तो जब कंपेयर करोगे तो रेशियो आएगा, और इंटू 100 करो कितना आता है जरा बताओ 74.3। ये वैल्यू आ जाएगी, पहला आपकी शिफ्ट हो गया ये वैल्यू। ऐसे सेकंड वैल्यू कंपेयर कर दो 1990 से,
तो आपको सेकंड वैल्यू मिल जाएगा। और जब 75.7. इसको खुद से ही करोगे 140 को 140 से, तो ऑब्वियस बात है 100 ही आना है। तो वैसे भी मुझे पता है कि जिसको बेस मानेंगे वो 100 होगा। इसके बाद वाला जो है 147 है, उसको भी कंपेयर 140 से ही करो, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे करके हम शिफ्टिंग कर लेते हैं, ये हो जाता है शिफ्टिंग। ठीक है, इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग। क्या हो रहा है इसमें, हम 1990 से 95 तक की जो सीरीज है वो कंपेयर 1990 से हुई है। अब आपको नया जो स्प्लाइस इंडेक्स साइज में 95 से कंपेयर करना है, तो इसको आप शिफ्ट कर दी 95 पर। तो जैसे शिफ्टिंग करेंगे तो पहली वैल्यू क्या होगी, 100 का कंपैरिजन 95 के इंडेक्स नंबर से होगा, इंटू 100 करते हैं, तो आपके पास पहला वैल्यू हो जाएगा। ऐसे सेकंड वैल्यू को भी आप 95 से कंपेयर कर देंगे, जिसको शिफ्ट करना है उस वैल्यू से कंपेयर कर दीजिए, सेकंड वैल्यू आ जाएगा। तो आपके पास 94 तक का कंपैरिजन तो आपका हो जाएगा यहाँ तक। फिर 95 तो आपका बेस है, तो ऑब्वियस बात है वो तो 100 ही रहने वाला है, क्योंकि इसको आप खुद से कंपेयर करोगे 114.2 डिवाइडेड बाय 114.2 इंटू 100, तो आपका हो जाएगा 100। अच्छा, इसके जो सेकंड वाला जो पार्ट है वो 95 से पहले से ऑलरेडी कंपेयर्ड है, तो आपको दोबारा कंपेरिजन की जरूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्ट एज इट इज दे सकते हो। और नहीं तो आप कंपेयर करोगे भी तो आपको वापस वैल्यू वही मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके हम दोनों को कंबाइंड कर देंगे। तो दो